हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश को सीखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। किसी भी लैंग्वेज को लिखने, पढ़ने, बोलने, जानने के लिए हमें उसके कुछ मार्क्स, कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स को जानना पड़ता है। और ये ज़रूरी क्यों है? जिससे हमें वह लैंग्वेज आ जाए। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के बेसिक्स करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि हमारी मदर टंग हिंदी है और हिंदी को हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी ध्वनि जिसको टुकड़े नहीं किए जा सके। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार से इंग्लिश जो है वो लैटिन स्क्रिप्ट है। उसकी लिपि क्या है? लैटिन है। और उसमें भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें भी कुछ लेटर्स होते हैं जिनसे हम आगे सीख सकते हैं कि इंग्लिश को कैसे लिखें, कैसे बोलें। अब बेसिक क्या है कि कोई भी साउंड, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ध्वनि मतलब साउंड। साउंड तो पेन के गिरने की साउंड हो सकती है, ठक ठक की साउंड हो सकती है, पक्षियों के बोलने की आवाज़ हो सकती है, पंखे के चलने की आवाज़ हो सकती है, बट उसे हम लेटर नहीं कह सकते, वर्ण नहीं कह सकते। हम अगर भाषा के संदर्भ में बात करें तो केवल उसी साउंड को वर्ण कह सकते हैं जो ह्यूमन साउंड हो, जो मानव मुख से निकली हो। अब हवा के सरसराने की आवाज़ है, उसे हम वर्ण नहीं कह सकते। तो जो मानव मुख से निकली हुई ध्वनियां हैं वही क्या है? वर्ण है, वही लेटर्स हैं। ह्यूमन साउंड इज कॉल्ड फनीम, ध्वनि। तो ह्यूमन साउंड को हम बोल सकते हैं फनीम। जो फनीम है वही वर्ण है, वही साउंड। और सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी मानक वर्णमाला में 44 वर्ण हैं और इन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जिसमें 11 आपके स्वर हैं और 33 आपके व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसमें बहुत सारे और भी हैं, जैसे अक्ष, त्र, स्र, ज्ञ, लेकिन वे 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं। जैसे अगर हम अक्ष की बात करें तो ये मिलकर बना है क प्लस श प्लस आ, क श प्लस आ, इससे मिलकर के बना है। अगर हम त्र की बात करें तो ये मिलकर बना है त र प्लस आ, इससे मिलकर बना है, यानी कि 2 वर्णों के मेल से। अगर हम श्रा की बात करें तो ये श र अ, इससे मिलकर के बना है। तो ये तो यहां पर संयुक्त व्यंजन हो गए। तो जो मानक वर्तनी है उसमें 33 ही हैं। टोटल कितने हो गए? 44। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में कितने हैं? 26। कितने अल्फाबेट हैं? 26 है। 26 लेटर्स हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला। उसमें 5 वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये 5 वाउल काम करते हैं हमारे 11 स्वर का, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें भी ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स इन 33 व्यंजन का काम करते हैं। अब करते कैसे हैं? जैसे सी है, सी का भी काम करता है और चा का भी काम करता है। जब एच लगा देंगे तो चा का काम भी करेगा। तो इस प्रकार से कुछ और बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि जो वाउल साउंड हैं ये 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या करती है? अलग अलग जगह अलग अलग साउंड देती है। अगर मैं बात करूं CAT, कैट, कैट आ की साउंड है, कैट। अगर मैं बात करूं GATE, गईट, गईट, ए की साउंड है। यहां पे ए इसकी साउंड दे रहा है, यहां पे ए इसकी साउंड दे रहा है। तो वाउल अ ही है,
लेकिन उसकी साउंड्स अलग अलग आ रही हैं। इस वजह से ये 5 वाउल ही पूरी साउंड का, इन 11 स्वर का काम करते हैं। लेकिन लिखने के दौरान ऐसा करते हैं, जब हम लिखेंगे गेट, कैट, तब काम करते हैं। अगर हम बोलते हैं, बोलने के समय ये जो वाउल साउंड है, जो इंग्लिश की वाउल साउंड है, वो 20 है। यानी कि बोलने के समय जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं इंग्लिश में, वाउल साउंड 20 हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी साउंड्स जो है वाउल 20 आती हैं और कॉन्सोनेंट्स 24 होते हैं। और लिखते समय 5 वाउल हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, और ये 5 हिंदी के 11 स्वर का काम करते हैं। लिखते समय अलग पोजीशन है और बोलते समय अलग पोजीशन है। अब इन अल्फाबेट्स, इन वर्णों से, इन लेटर्स से क्या बनता है, वर्ड बनता है। हमने जान लिया अल्फाबेट, लेटर्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं लेटर से आगे। बच्चों को क्या सिखाया जाता है, उसके बाद सिखाया जाता है वर्ड, शब्द। क्या सिखाया जाता है, शब्द सिखाया जाता है। क्योंकि हमें पता चल गया है कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स से बनता है शब्द। धीरे धीरे हम पूरी इंग्लिश की ग्रामर कर लेंगे, जो आपको डिफरेंट अलग अलग वीडियोज में मिलेगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वर्ड टेबल, TABLE, HE, ही, PLAY, SLOWLY, फैट, अलास, इन और एंड। अगर मैं इसे लिख दूं ELBAT, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या है कि वर्ड होता क्या है, जो मीनिंग दे, जिसमें एक अर्थ निकले। टेबल, टेबल का अर्थ क्या है, मेज। ही, वह, प्ले, खेलना, स्लोली, धीरे धीरे, फैट, मोटा, अलास, एक दुख का भाव प्रकट करना, एंड, और इनका मतलब में। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनको हम बाद में क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोल देते हैं। कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है भाई, नाउन आता है। टेबल, राम, पेन, मोहन, दिल्ली, ये सारे क्या हैं, नाउन हैं। लेकिन वर्ड तो है ना, तो आगे इन वर्ड्स को ही कैटेगराइज कर दिया गया है। प्ले वर्ब हो गई, फैट एडजेक्टिव हो गया यानी कि विशेषण, एंड कंजंक्शन हो गई, ही प्रोनाउन, स्लोली एडवर्ब, अलास इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, और इन प्रीपोजिशन। जितने भी वर्ड्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे लिखे हुए, वे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हमें जब यही नहीं पता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे इंग्लिश में। तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन इनमें से 4 ही ऐसे हैं जो किसी सेंटेंस को बनाते हैं, बाकी 4 तो एलेबोरेट करते हैं। एलेबोरेट मतलब उसको आगे विस्तार करते हैं सेंटेंस का, उनका कोई ज्यादा योगदान नहीं होता, वे केवल सेंटेंस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। टेबल, प्ले, फैट, एंड। अब जैसे नाउन है बहुत जरूरी है, प्रोनाउन है बहुत जरूरी है, वर्ब है और प्रेपोजिशन है। भाई ये क्या करती हैं, कुछ फॉर्म क्लास होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल क्लास होती हैं। आगे की वीडियोज में देखोगे कि फॉर्म क्लास क्या होती है और स्ट्रक्चरल क्लास क्या होती है। और आगे की वीडियोज में हम पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग अलग करेंगे। बेसिक्स में वर्ड्स के बाद क्या होता है। अब वर्ड्स को यदि हम ग्रुप बना दिया जाए, कई सारे वर्ड्स को ले लें और एक ग्रुप बना दें, तो उससे फ्रेज भी बन सकता है, क्लॉज भी बन सकता है, सेंटेंस भी बन सकता है। लेकिन फ्रेज
क्लाउज और सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हमें इनके डिफरेंस का पता चल जाएगा तभी हम अलग से फ्रेजेस या फिर क्लॉज या फिर सेंटेंस कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश, सेंटेंस का कोई अंश लेकिन वाक्य नहीं है। टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग आ गोल्डन चेन, इनमें आपको देखने में मिलता होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अगर आप ये कहें क्रिकेट प्ले टू, तो अरेंज ही नहीं है, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन ग्रुप जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इन द मॉर्निंग आ गोल्डन चेन इन हिज ओल्ड एज। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और दूसरा ये नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे इन हिज ओल्ड एज, अपनी वृद्धावस्था में, हमें पता चल रहा है कि अपनी वृद्धावस्था में, पर कौन, क्या, कैसे, कहां, ये नहीं पता चल रहा है। तो सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। और आगे नॉट फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ये एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है। जैसे मैं कहता हूं ही प्लेज, वह खेलता है, मैंने क्या कर दिया? ही प्लेज। अब ये फाइनाइट वर्ब है, क्यों है? अगर मैं यहां पर दे लगा दूंगा तो दे से क्या हो जाएगा? प्ले, दे प्ले, एस हट गया। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज ले आती है, जिसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगी कहीं पे भी। अब यहां पे टू प्ले है, प्ले वर्ब तो है लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब जब हम करेंगे तो उस वीडियो में आपको मिलेगा, आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इन गोल्डन चेन सारे में क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट सेंस नहीं है और नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो फ्रेज तो केवल एक वाक्यांश है, इसको वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, पूरा सेंटेंस हो गया, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, पूरा सेंटेंस हो गया। अ गोल्डन चेन, आई हैव अ गोल्डन चेन, पूरा सेंटेंस हो गया। और ये फ्रेजेस जो हैं हम सेंटेंसेज में इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है, एक अंश है, एक हिस्सा है, ये वाक्यांश है। अब बात करते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य, यानी कि वाक्य का छोटा भाई। सेंटेंस तो पूरा हो गया, सेंटेंस में जो छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंसेज बटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम क्लॉज बोलते हैं। अब एग्जांपल देखिए, डू यू नो वेयर ही लिव्स। डू यू नो वेयर ही लिव्स, इसमें टू सेंटेंसेज हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वेयर ही लिव्स, वह कहां रहता है? क्या तुम उस जगह को जानते हो वह जहां रहता है? अब यह पूछा गया है। अब इसमें टू क्लॉज हो गए। टू क्लॉज मतलब एक सेंटेंस के उपवाक्य। पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा सेंटेंस है, यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है। तो इसमें दो क्लॉज हो गए, एक डू यू नो, एक क्लॉज तो ये हो गया इतना, और एक क्या हो गया? वेयर ही लिव्स। भाई क्या तुम उस जगह को जानते हो जहां रहता है? वो कहां रहता है ये पूछा गया है। ही वेटेड फॉर मी टिल आई रिटर्न, पूरा का पूरा तो ये सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में दो पार्ट है। आप ध्यान रखना कि किसी सेंटेंस में उतने ही क्लाउज होंगे जितनी उसमें वर्ब्स होंगी। इसमें कितनी वर्ब है? एक, दो, यानी कि दो क्लाउज है। इसमें कितनी है? वेटेड एक, रिटर्न दो। जिस सेंटेंस में जितनी वर्ब्स होंगी उतने ही क्या होते हैं? क्लाउजेस होते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या पहचान है इसकी? एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा क्या है?
मे और मे नॉट बी कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस हो भी सकती है क्लाउज की और नहीं भी हो सकती। और आगे क्या है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी, जो अपने आप को चेंज कर ले, जो अपने आप को सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब इसमें देखिए, ही वेटेड फॉर मी, उसने मेरी वेट की, कंप्लीट सेंस है, क्लाउज है लेकिन कंप्लीट सेंस है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, कंप्लीट सेंस नहीं है। अभी क्या जानते हो, तो कंप्लीट सेंस हो भी सकती है क्लाउज की और नहीं भी हो सकती है। वेयर ही लिव्स, ये भी क्लाउज है। टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आऊं, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो सेंटेंस देखो, एक ही सेंटेंस में एक क्लाउज तो कहता है मेरी कंप्लीट सेंस है, एक कहता है मेरी कंप्लीट सेंस नहीं है। तो ये क्लाउजेस हैं हमारे, जिनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्लाउज वाले चैप्टर में। अब बढ़ते हैं हम आगे सेंटेंस की ओर कि सेंटेंस क्या होता है। हमने वर्ड्स कर लिया, उसके बाद वर्ड्स से फ्रेज बनता है, फिर क्लाउज बनता है और एट लास्ट में क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। मोहन केम एंड रैन इन द क्राउड, मोहन आया और ग्राउंड में दौड़ गया। तो सेंटेंस की क्या पहचान है, क्लाउज से कैसे ये अलग है। हमें पता है कि फ्रेज में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एक सेंटेंस में यूज हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस होती है लेकिन कंप्लीट सेंस तभी देता है जब किसी सेंटेंस में यूज हो। फाइनाइट वर्ब नहीं होती, नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है। सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होती, किसमें, फ्रेज में। उसके बाद जो क्लाउज होता है, क्लाउज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है। कंप्लीट सेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और इसमें फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे इसमें मोहन केम, मोहन आया, एंड रैन, और दौड़ गया। तो इसमें क्या है, इसमें मोहन केम, मोहन आया, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये एक क्लाउज है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है क्लाउज। एंड रैन, ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, एंड रैन, और दौड़ गया। तो हमें मन में आता है कि क्या दौड़ गया, कहाँ दौड़ गया, कौन दौड़ गया। इन द ग्राउंड, ग्राउंड में। तो क्लाउज और फ्रेज सेंटेंस में यूज होकर के ही अपनी कंप्लीट सेंस देते हैं। हाँ, क्लाउज का है कि वो कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो सेंटेंस है वो हमेशा एक तो कंप्लीट सेंस देगा, उसमें वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा, और वो मीनिंगफुल भी होगा। यानी कि मीनिंगफुल का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लिख दो क्रिकेट प्लेज ही, तो मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। तो सेंटेंस क्या होता है, जो मीनिंगफुल भी हो, कंप्लीट सेंस भी देता हो, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। कई बार क्या होता है, ओपन द डोर, अब आप कहोगे कि इसमें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, ओपन द डोर ये तो वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। किसी को तो बोल रहे होंगे ना, यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोलिए। तो सेंटेंस क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, फाइनाइट वर्ब भी होती है, और उसकी कंप्लीट सेंस भी होती है। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसकी कंप्लीट सेंस केवल वह सेंटेंस में दे सकता है, वो पूरी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्लाउज कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और क्लाउज में वर्ब भी होती है और सब्जेक्ट भी होता है। और एक बात और, सेंटेंस कंजंक्शन से, इनसे जुड़ा होता है, और जितनी बार कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे समझ लो उतने उसमें क्लाउज आते चले जाएंगे। सिंपल सी बात तो यह है कि जितनी वर्ब है किसी सेंटेंस में उतने ही क्लाउज है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो बेसिक्स हैं वो हमने जान लिए हैं। कि पहले हमने वर्ड देखा कि वर्ड क्या है, और वर्ड्स बहुत सारे कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। उसके बाद फ्रेज है, फ्रेज को भी बहुत सारे पार्ट्स में आगे डिवाइड किया जाएगा। क्लाउज, क्लाउज के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और सेंटेंस, सेंटेंस के भी आगे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस, इस प्रकार के पार्ट्स होते हैं। और सेंटेंसेज से फिर हम जो एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन,
ठीक है, ये चीज़ें हम करते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जब हमें बेसिक्स पता चल गए कि बेसिक्स क्या होते हैं, अब हमें आगे कोई भी टॉपिक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बशर्ते आपको हमसे जुड़े रहना चाहिए। तो आने वाली वीडियोज को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा ताकि आपको किसी प्रकार की ग्रामर में कोई समस्या ना आए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।